ये कहानी काल्पनिक है। इस कहानी के किरदार, नाम, जगह, वस्तु, व्यक्ति आदि सभी काल्पनिक है। इस कहानी का कोई भी पात्र अगर किसी भी मृत, जीवित, वास्तविक से मेल खाता है तो वो केवल एक संयोग माना जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और ना ही किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस ज़माने में जहाँ ना तो गाड़ी थी, ना टेलीविज़न और ना ही मोबाइल की सुविधा। ये ज़माना था जहाँ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी पर लोग सवार होकर जाते थे और बहुत मुश्किल से ही कुछ ही लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी। वो पुरानी एटलस जिसके पीछे स्टैंड लगा हुआ था। एक गांव में ज़ोरों की बारिश हो रही है। एक आदमी दरवाजे के पास टहल रहा है। उसे देख मानो लग रहा है वो परेशान है, फिक्रमंद है। इसका नाम यशराज है। घर के अंदर से एक औरत के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही है, मानो जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। देखते हैं उस औरत के आसपास 4 औरतें और बैठी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो औरत हामला है, अभी कुछ ही देर में बच्चे को जन्म दे देगी। वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है। जैसे आज के ज़माने में अस्पताल बड़ी आम सी चीज़ है। हर गली मोहल्ले में आपको एक आध अस्पताल मिल ही जाता है। लेकिन उस ज़माने में अस्पताल बहुत कम हुआ करते थे, वो भी सरकारी। 5 गांव का एक सरकारी अस्पताल होता था। दिन में तो शायद वहाँ चले भी जाए, पर रात में जाना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि जाने के लिए कुछ साधन ही नहीं होता था। इसीलिए दायमा ही एक आखिरी ऑप्शन होता था उस समय। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ जो औरत अंदर से चीख रही है, पुकार रही है, जिसकी आवाज़ें आ रही है, जो दर्द से कर्रा रही है, उसका नाम पार्वती है। ये बाहर खड़े आदमी की पत्नी है। काफ़ी दर्द, पुकारे और कर्राहट के बाद सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। वो औरत एक बच्चे को जन्म दे देती है। दाइमा उस बच्चे को एक कपड़े में सिमट कर गोद में लेती है और खुश होती है, लेकिन ये क्या, दाइमा फिर एक ही पल में दुखी हो जाती है। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। दाइमा उस बच्चे को लेकर बाहर आती है। दरवाज़ा खुलता है तो यशराज थोड़ा खुश होता है कि शायद कोई खुशखबरी हो, लेकिन दाइमा के हाथ में बच्चा देख, दाइमा के चेहरे पे उदासी देख यशराज थोड़ा सा और फिक्रमंद हो जाता है। दाइमा कहती है, ये बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ। हाँ, आपने ठीक सुना, ये बच्चा भी। पार्वती ने इससे पहले और 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वो भी मरे हुए पैदा हुए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यशराज अपने बच्चे को हाथ में लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ, आखिर क्या वजह है इनकी। दाइमा फिर उस बच्चे को वापस अपने हाथ में लेती है और चली जाती है। दाइमा के घर के बाहर जाने के बाद भी वो औरतें जो पास बैठी थी पार्वती के, वो भी चली जाती हैं। यशराज घर के बाहर ही है। कुछ समय बीतता है और पार्वती को होश आता है। पार्वती जैसे ही होश में आती है, वो अपने बच्चे को तलाश करती है। जब अपने आसपास बच्चे को ना पाकर वो परेशान हो जाती है, तो वो यशराज को आवाज़ लगाती है कि अजी, अजी सुनते हो, हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा बच्चा। यशराज उसकी आवाज़ सुनकर भीतर आता है। उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लेता है। यशराज की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
पार्वती ये देखकर थोड़ा परेशान होती है और पूछती है, क्या हमारा ये बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ? यशराज उसकी तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। दोनों फूट फूट कर रोते हैं। रोते रोते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बीत जाते हैं। ये बात अभी तक इनके समझ नहीं आई थी कि ये हर बार जब बच्चों की चेकअप के लिए अस्पताल जाया करते थे तो डॉक्टर साहिबा कहती थी कि बच्चा और माँ तो स्वस्थ हैं, लेकिन जब बात बच्चे के इस दुनिया में आने की होती थी हर बार बच्चा मृत ही पैदा हुआ। ये कोई संजोग नहीं था। यशराज को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। पार्वती गुमसुम रहने लगी थी। कभी बावर्ची खाने में खाना बनाती तो खाना जला देती, कभी खाना परोसती तो सब्ज़ी देना भूल जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीते और पार्वती की हालत दिन पे दिन और ख़राब होती जा रही थी। अब पार्वती और ज़्यादा गुमसुम रहने लगी थी। ना वो अपने घर से बाहर आती, ना खाना बनाती और ना यशराज का ध्यान रखती। यशराज दिन भर का थका हारा घर आता, खुद ही कुछ ना कुछ बनाता और अपनी बीवी को खिलाता। ये मामला ऐसे ही चलता रहा था। एक रात यशराज और उसकी बीवी पार्वती सो रहे थे। देर रात का दूसरा पहर चल रहा था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो दस्तक काफ़ी ज़ोर से आ रही थी। दरवाजे की खटखट की आवाज़ से यशराज की नींद टूटी। यशराज उठा। उसे लगा कि शायद उसका वहम है, लेकिन आवाज़ फिर आई। तो ये देखकर यशराज दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे थोड़ा लगा कि इतनी रात को कौन होगा, लेकिन उसने एक पल को सोचा कि शायद कोई गांव वाला ज़रूरतमंद होगा, कुछ परेशानी हो सकती है। वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो ये क्या, वहाँ कोई नहीं है। अंधेरी रात और रात का सन्नाटा है बस। यशराज दरवाज़ा लगाता है और अंदर की ओर 2 कदम बढ़ाता है और दरवाजे की आवाज़ फिर आती है। यशराज वापस पलटता है और थोड़ा सा डरता है और इस बार वो दरवाज़ा खोलने में थोड़ा सा समय लेता है, ये सोचकर कि कौन है जो इतनी रात को ऐसे दरवाज़ा खटखटा रहा है। यशराज फिर दरवाज़ा खोलता है और इस बार घर के बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। यशराज ये हवा का झोंका या फिर कोई इत्तेफाक या फिर कुछ अनहोनी का आभास होता है। जब उसे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है तो वो घर के भीतर आता है और दरवाज़ा बंद करके जब पलटता है सोने की तरफ तो ये क्या, पार्वती अपने बिस्तर पर नहीं है। वो पार्वती को आवाज़ लगाता है, पार्वती, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। उसे लगता है कि शायद वो बावर्ची खाने में गई होगी। वो वहाँ जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे किसी के ज़ोरों से घर के पीछे भागने की आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि वो पार्वती है और वो उसे बुलाने के लिए घर के बाहर और पीछे की ओर जाता है। जब वो पीछे जाता है तो देखता है कि पार्वती ठहरी हुई है। हवाएं ज़ोर ज़ोर से चल रही हैं। उन हवाओं में पार्वती के खुले बाल हवा में उड़ रहे हैं। पार्वती बुद्ध बनी खड़ी है। यशराज पीछे से आवाज़ देता है, पार्वती, पार्वती, तुम ये इतनी रात को ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो सो जाओ। लेकिन पार्वती कोई जवाब नहीं देती। ये देख यशराज थोड़ा सा और परेशान होता है।
और वो पार्वती की ओर कदम बढ़ाता है। वो पार्वती के करीब जाते हुए भी उसे आवाज़ें देता है, पार्वती, पार्वती। लेकिन पार्वती कोई जवाब नहीं देती। जब वो पार्वती के करीब जाकर उसके कंधे पे हाथ रख उसे अपनी ओर पलटाने के लिए मुड़ता है और कहता है कि पार्वती चलो। और जब पार्वती पलटती है तो ये क्या, वो पार्वती ही नहीं है। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी हैं, उसका मुंह पूरा जला हुआ है और वो उसे ढकेल कर हवा में उड़ जाती है। ये देख यशराज डर जाता है और पार्वती 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 कह कहकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन वो आकृति जो पार्वती की जैसी लग रही थी वो अब हवा में थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। ये कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। Kenapa tak tidur lagi, ha? मैं वापस आ गई हूँ। यह सुनकर यशराज घबरा जाता है और उठ के अपने घर की ओर भागता है। और जब वो दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा बंद करके अंदर की ओर देखता है तो ये क्या, पार्वती तो सो रही है अपनी जगह। ये देखकर यशराज थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि जो अभी अभी उसके साथ हुआ आखिर वो क्या था। क्या वो आकृति कोई आत्मा, भूत, प्रेत या कुछ और था। यशराज अब कुछ और ना सोचते हुए अपनी जगह पर जाता है और सोने की कोशिश करता है। धीरे से उसके कान में आवाज़ आती है, ये सुनकर यशराज चौंक जाता है और बिस्तर से उठ बैठता है। यशराज अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। यशराज किसी तरह सोने की कोशिश करता है और उसे कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। जब उसकी आँख खुलती है तो सूरज सर पर चढ़ा हुआ होता है। अपने वो पास देखता है तो पार्वती वहाँ नहीं है। वो पार्वती को देखने के लिए आसपास देखता है तो उसकी आकृति बावर्ची खाने में नज़र आती है। दिन बीतते जा रहे थे। पार्वती की हालत में थोड़ा सा सुधार आ रहा था, मानो जैसे कोई उसे अदृश्य ताकत ठीक कर रही हो। लेकिन दूसरी ओर गांव में ये चर्चा थी कि हर दिन गांव का एक मासूम बच्चा गायब हो रहा है। बहुत ही यहाँ गांव वालों की चर्चा हो रही थी कि गांव से हर रोज़ एक बच्चा बड़ी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा था। माँ बच्चे को बाज़ार भेजती तो वो वापस ही नहीं लौटता। बच्चे अपने घर के बाहर खेलने के बहाने निकलते और फिर घर वापस ही नहीं आते। यहाँ माँ बाप परेशान हो जाते। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कौन है जो बच्चों को अगवा कर रहा था? यह बात कुछ और थी। ये सारी बातें यशराज और उसकी बीवी पार्वती को भी पता चलती हैं। वो लोग भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को खोने का दुख उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यहाँ दिन बीतते जाते हैं और पार्वती अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और पार्वती का रंग रूप और निखर चुका है, मानो जैसे पार्वती में बुढ़ापा नहीं जवानी और आ रही हो। एक रात जब पार्वती और यशराज अपने घर सो रहे थे, देर रात यशराज की नींद टूटती है तो उसे अपने घर के पीछे से किसी के खच खच की आवाज़ आती है। वो अपने पास देखता है तो पार्वती नहीं है वहाँ। वो थोड़ा सा परेशान होता है कि अब ये क्या है, ये आवाज़ कौन है घर के पीछे। वो दरवाज़ा खोलता है, थोड़ा सा डरा सा, थोड़ा सा सहमा सा, धीरे धीरे घर के पीछे की ओर अपने कदम बढ़ाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पार्वती एक मासूम बच्चे को चीर कर उसका मांस खा रही है बड़ी बेरहमी से। उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ है।
वो पार्वती कम एक बच्चों को खाने वाले डायन ज़्यादा लग रही थी। Kenapa tak tidur ये lagi? देखकर यशराज जोर से चीखता है, पार्वती! वो जो डायन या जो भी पार्वती थी जो बच्चे को खा रही थी, वो यशराज की आवाज़ सुनकर उसकी ओर देखती है और हवा में अदृश्य हो जाती है। जो बच्चा वो ऐसे खा रही थी, अब वो बच्चे की लाश भी वहाँ नहीं थी, सब कुछ साफ। ये देखकर यशराज घबरा जाता है और डर के मारे घर के अंदर आकर अपना दरवाज़ा लगाकर जब वो वापस सोने के लिए पलटता है तो पार्वती वापस अपने बिस्तर पर ही होती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जब ये चीज़ें ऐसे बढ़ने लगती है, यशराज को आवाज़ें आने लगती हैं, पार्वती का मिजाज थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है, जैसे मानो वो पार्वती है ही नहीं। यशराज अब थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाता है और जो उसने उस रात देखा था, क्या वो उसका वहम था या सच में पार्वती किसी बच्चे को मार कर उसका मांस खा रही थी। ये सोचते हुए भी यशराज की आंख पर कांटे दौड़ रहे थे। वो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए गांव से थोड़ी दूर पर जंगल में एक कुटिया में एक तांत्रिक रहते थे। वो बहुत पहुँचे हुए महाविद्वान महाज्ञानी थे। कुछ भी परेशानी होती तो गांव से आधे से ज़्यादा लोग उन्हीं के पास जाते थे। यशराज उनके पास पहुंचता है कुटिया पर। वो कुटिया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से तांत्रिक आते हैं और वो उन्हें प्रणाम कर कहता है, प्रणाम तांत्रिक जी, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैंने आपकी किसी भी विद्या या साधना में विघ्न डाला हो तो। तांत्रिक कहते हैं, कोई नहीं बालक, अवश्य तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो। हम पढ़ सकते हैं तुम्हारे माथे की रेखाएं। बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से जानना चाहेंगे कि क्या हमारी दिव्य दृष्टि सत्य है। यह सुनकर यशराज में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो राहत की सांस लेता है और फिर तांत्रिक को सारी बात बताता है कि कैसे गांव से बच्चे गायब हो रहे थे, कैसे उसने उस रात एक औरत जो पार्वती जैसी लग रही थी उसने उस बच्चे को खाया। ये सब चीज़ें वो उनको बताता है। तांत्रिक कुछ देर मौन धारण करने के बाद उसे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी पर काला साया है। कौन है क्या है ये नहीं पता, लेकिन उसके लिए हमें हवन करना होगा और तुम्हें किसी भी तरह अपनी पत्नी को यहाँ इस जंगल में लाना होगा। यशराज थोड़ी देर सोचता है और जवाब देता है कि ठीक है, मैं ले आऊँगा तांत्रिक जी, आप बस कुछ भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तांत्रिक कहते हैं, तू परेशान ना हो पुत्र, ईश्वर अवश्य भला करेगा, कल्याण हो। ये कहकर तांत्रिक अपनी कुटिया में चले जाते हैं और यशराज अपने गांव की ओर निकल जाता है। अब जब यशराज को ये पता चल चुका है कि पार्वती पर एक साया मंडरा रहा है, अब जब यशराज को ये पता चल चुका है कि कुछ है, कोई साया, भूत, प्रेत, आत्मा या डायन जो पार्वती पर हावी हो चुकी है, अब क्या करेगा यशराज? क्या वो अपनी पत्नी को इस डायन और भूत के साए से बचा पाएगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहें। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द अपलोड होगा।